वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम जीएसटी के अंदर और एक डिस्कशन करेंगे जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी डेफिनेशंस। तो सीजीएसटी की जो डेफिनेशन है वो एक्ट 2017 के तहत डिसाइड की गई है। तो गवर्नमेंट ने जो सीजीएसटी डेफिनेशन दे रखी है तो उससे बहुत सारे डेफिनेशंस है। वो डेफिनेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो डेफिनेशन है अबाउट द गुड्स। ओके, तो गुड्स के बारे में शुरू करेंगे। तो गुड्स किसे कहते हैं? सो गुड्स इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर मेंशन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। अच्छा, तो उसके अंदर सबसे पहले बताया गया कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम गुड्स कंसिडर कर सकते हैं, अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटी, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स ऐसी चीजें नहीं आती, या मनी जो हमारी करेंसी नोट्स है वो नहीं आती। इसके सिवा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसे हम क्या करेंगे, गुड्स के तहत कंसिडर करेंगे। राइट, ऑल्सो इंक्लूड द ऑक्शनेबल क्लेम, जो ऑक्शनेबल क्लेम्स है उसको भी हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे गुड्स के तहत। ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, और एनीथिंग अटैच टू द पार्ट ऑफ द लैंड, कि जो लैंड के साथ कनेक्टेड है, ऐसी कोई भी चीज जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, फिर ग्रास है, ऐसी कोई भी चीज जो लैंड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन लिखा हुआ है साथ में विच इज एग्री टू बी डिटैच फ्रॉम द लैंड, यानी वो आप लैंड से दूर कर सकते होने चाहिए फ्रॉम बिफोर द सप्लाई और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जब आप सप्लाई कर रहे हैं या फिर सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे पहले वो लैंड से अलग हो जाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो है उसे हम गुड्स कंसिडर करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्शनेबल क्लेम। सो ऑक्शनेबल क्लेम के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे तीन चीज कंसिडर करेंगे। एक होती है लॉटरी, दूसरा होता है बैटिंग, और तीसरा होता है गैम्बलिंग। सो ऑक्शनेबल क्लेम के अंदर लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, उसे हम गुड्स कंसिडर करेंगे। उसके सिवा अगर ऐसी कोई भी चीज जो है ऑक्शनेबल क्लेम में आती है, उसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। दैट इज नो अदर ऑक्शनेबल क्लेम विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, एंड therefore the GST is not applicable on it, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लागू किया जा सकता। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक एग्जांपल के तहत कि परचेज ऑफ रेलवे टिकट इज गिवन टू द राइट टू द पर्सन टू ट्रैवल बाय रेलवे। अगर आप रेलवे की टिकट परचेज कर रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, एक राइट मिल रहा है आपको कि रेलवे का में कि आपने टिकट परचेज किया ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इट्स नथिंग देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज हो गया और इससे हम कंसिडर करेंगे। दूसरी बात बताई कि लॉटरी टिकट्स है उसे ऑक्शनेबल क्लेम में ऐड कर दिया गया है। ये केसेस हुआ था सनराइज एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2006 के अंदर, और उसके अंदर कंसिडर किया था। इस तरह से रिचार्ज कूपन जो होता है वो आपने पेमेंट किया होता है एडवांस में। ओके, इट्स एन एडवांस रिसिप्ट ऑफ द मनी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आप सर्विस लेने के लिए आप क्या करते हो, एडवांस में पेमेंट करते होते हैं, जैसे रिचार्ज कर रहे हो, 30 रुपए का हो या 50 रुपए का हो या 500 रुपए का हो, तो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है प्रोवाइडिंग द सर्विस फ्यूचर। तो भारती एयरटेल वर्सेस एसी 2010 के अंदर ये केस हुआ था, और इसे भी आप गुड्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन के अंदर मेंशन किया आपको। आगे देखें तो लॉटरी टिकट इज ऑप्शनेबल क्लेम, जो अभी हमने बात की वही चीज यहाँ पे मेंशन की। अब बात कर रहे हैं कि ग्रॉस एंड द थिंग्स अटैच टू अर्थ, इसका मतलब क्या होता है। सो ग्रास एंड द कह सकते हैं कि थिंग्स अटैच विद द अर्थ, that is the crops, grass, wood, etc. grow on the land and transfer, they are attached to the earth, and it should be considered as an immovable property. And sometimes a contract to entered into the sale of crops या grass या wood etc. ऐसी कोई भी चीज आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसको मूव कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टीज है। तो ऐसी शुड जो कंसिडर कर आप उसे यहाँ पे डेफिनेशन के तहत आप उसको गुड्स कंसिडर कर सकते हो by the owner to the buyer, unless these items are not served from the earth, and it can't be movable property and therefore it can't be classified as goods. यहाँ पे मेंशन किया है कि unless these items are not served from the earth, यानी आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, इट कांट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और उसके ऊपर उसे गुड्स भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमें मेंशन किया हुआ है जिसे हम कहते हैं सर्विस। तो सर्विस क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में मेंशन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। तो सर्विस की डेफिनेशन में बताया गया है, तो द टर्म सर्विस इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 2
102 एंड द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के साइलेंट फीचर्स बताया गया है। पहला चीज बता रखी है कि सर्विस का मतलब क्या होता है। दैट सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के सिवाय ऐसी कोई भी चीज होगी जिसे हम सर्विस कहेंगे। मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी को हम सर्विस में कंसिडर नहीं करेंगे। However, the expressions of the service includes facilitating or arranging the transaction in securities. हाँ, अब उसके अंदर आप फैसिलिटेट या फिर अरेंज करके देते हैं आपको कोई, तो सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, तो उसे हम सर्विस कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इट इंक्लूड्स एन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन्स बाय द कैश और बाय एनी अदर मोड from one form of currency or domination to another form of currency or domination which is separate, for which the separate consideration is charged। अगर आप उसको कंसिडर देखो, यहाँ पे आप पैसों के बदले में उसका कन्वर्जन कर रहे हो, या डॉलर या पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप छुट्टे ले रहे हो पैसे के, जैसे कि वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू द अनदर फॉर्म, या फिर डोमिनेशन उसके छुट्टे पैसे ले रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो। अगर उस ये सारी फैसिलिटीज देने के बदले में आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, दैट इज वो सर्विस दे रहा है जो बंदा आपको, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है, दैट इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अगर वो अलग से चार्ज कर रहा है तो उसे हम सर्विस कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन इन मनी, पैसों का जो ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांजेक्शन ओनली इन द मनी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सर्विस। आप, मैंने बताया कि आपने छुट्टे पैसे ले लिए, 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए के छुट्टे पैसे ले लिए, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा है, तो उसे कंसिडर, हम उसे जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिल रही उसको। अब फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच एक्टिविटीज आर, जैसे कि हमने बताया कि जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया और फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो आपने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए और 5,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, तो ऐसा केसेस में आपने एक भी पैसा बैंक को ज्यादा नहीं दे रखा, तो ये आपको जीएसटी में नहीं कंसिडर कर दिया जाएगा। अगर आप एडवांसिंग और द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ लोन टू द एनीबडी, किसी के पास या बैंक से आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और आप 5 लाख किस्तों में वापस कर रहे हो, तो अगर 5 लाख ही वापस कर रहे हो, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा उसके ऊपर, वो जीएसटी के अंदर नहीं होगा, वो सर्विस नहीं कहलाएगी। कन्वर्जन ऑफ द करेंसी नोट्स ऑफ 200 इंटू द 1 रुपी कॉइन, आपने छुट्टे ले लिए पैसे, to the extent of the amount is receivable in the money form, the following point should be noted। यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी। बाकी की जो ट्रांजेक्शन बता रखे हैं, तो और कौन सी चीज को ध्यान रखना जाएगा कि प्रोमिसरी नोट्स है, इट्स इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, वो मनी के अंदर आता है, as the given in the section clause 75 of the subsection 2 and hence not liable to GST। प्रोमिसरी नोट भी ऐसा है कि अभी आपने क्या दिया, गुड्स परचेज कर लिया और या फिर पैसा ले लिया, 2 महीने के बाद वो वापस करेगा, ऐसा लिख के दे दिया उसको, तो वो हमारे लिए प्रोमिसरी नोट होगी। 2 महीने के बाद वही पैसा आपको वापस कर रहा है, 3,000 लिए थे, 3,000 वापस कर रहा है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये डेफिनेशंस आपको बताएगी सर्विस के बारे में। इफ द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, अगर आपके पास से अलग से पैसा लिया जाता है फॉर द अबव एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज के अंदर, जैसे कि बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करवाया और विड्रॉ किया, बैंक चार्जेस ले रही है आपसे, तो वो बैंक चार्जेस ले रही है, बैंक ने सेपरेट चार्जेस कंसिडर किया, तो वो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा, सो उसे हम जीएसटी के अंदर मान लेंगे। जैसे कि अ ट्रांजेक्शन इन मनी, जैसे पर से इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, नॉर्मल तो उसे हम जीएसटी के बाहर कंसिडर करते हैं, लेकिन इट इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हाउएवर द रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, मैंने बताया कि अगर आप 200 रुपए के छुट्टे लेने जाते हो, वो आपको 180 रुपया छुट्टा देता है और 20 रुपया उससे उसके सर्विस चार्ज का लिया, यानी वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, या फिर 200 रुपए के छुट्टे लेने जा रहे हो, आपको 200 रुपये दिया उससे छुट्टा करके, लेकिन आपसे मांगा 10 रुपए कि आपको मैंने छुट्टा पैसा दिया, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, उसके ऊपर उस आप 10 रुपए आप उसको एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तो इट्स क्या कहते हैं कि उसे कहेंगे कि कंसिडरेशन चार्ज, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, तो उसके ऊपर जीएसटी जरूर लगेगा, सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द टैक्स लायबिलिटी आर प्रेजेंट। तो ये चीज बताई है कि किस तरह से जीएसटी लिया जाता है। एक एग्जांपल दे रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर विद एक्सचेंजिंग वन करेंसी फ्रॉम द अनदर,
बहुत सारी एजेंसीज चल रही है मार्केट में जो आपको डॉलर या पाउंड रुपीस के बदले में दे रहे हैं, या फिर रुपीस डॉलर या पाउंड के बदले में आपको रुपीस दे रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो दिस चार्जिंग द कमीशन, so often it builds the difference between the purchase price and the selling price of the forex, which means foreign exchange। तो उसे भी वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करें या फिर इनबिल्ट उसके अंदर ही होता है, तो उसे हम जीएसटी के तहत लाएंगे क्योंकि वो सर्विस कहा जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो इसके हिसाब से हमने सर्विस के बारे में जाना। तो यहाँ पे एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फॉरेक्स डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर सर्विसेज फॉर विच कमीशन इज चार्ज सेपरेटली, उसके ऊपर कमीशन लिया रखा है। और इनबिल्ट इन मार्जिन, उसके मार्जिन के अंदर उसका कमीशन ऑलरेडी रहता है, इट्स सब्जेक्ट टू जीएसटी, वो जीएसटी के तहत माना जाएगा। सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। मनी के बारे में तो हमने देख लिया, आप सिक्योरिटीज के बारे में जान लेते। तो सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, उसे गुड्स भी नहीं कहते, सर्विस भी नहीं कहते। कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। हाँ, उसके अंदर आपने एक बंदी के पास से या एक बंदे के पास से आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो उसे जीएसटी कंसिडर नहीं करेंगे। कि मिस्टर एक्स के पास रिलायंस के शेयर थे, उसने वो शेयर्स मिस्टर वाई को सेल कर दिए, तो एक्स टू वाई चला गया, तो सिक्योरिटी इस तरह से ट्रांसफर हो गई। तो उसमें कंसिडरेशन आपको पैसा मिला, आपके पास 50 लाख रुपए के शेयर थे और आपको 50 लाख रुपए मिले, तो उसके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगेगा। द फॉलोइंग आर द सिक्योरिटीज फॉर दिस पर्पज, उसके हिसाब से मेंशन किया गया। तो सिक्योरिटीज के अंदर सबसे पहले मानते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो कैटेगरी 1 उसके अंदर मेंशन किया गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कैटेगरी इंक्लूड द ऑल द फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसमें सारी तरीके की गुड्स एंड सर्विस आता है। और बोथ सच एज सेल कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो या बार्टर कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो या फिर लाइसेंस के तहत ले रहे हो या फिर रेंट के ऊपर दे रहे हो या फिर लंबे अरसे तक के रेंट दैट इज लीज के और डिस्पोजल। Under this category, supply of goods and service shall be treated as supply only if the following are conditions are satisfied। नीचे जो आपको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो ये सारी चीजों को हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो शर्त पहली रखी है हमारे पास कि सप्लाई इज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, उसके बदले में आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, कंसिडरेशन देना पड़ेगा। यानी गुड्स के बदले में आप गुड्स दे रहे हो तो एक्सचेंज या बार्टर हो जाएगा, ट्रांसफर कर रहे हो तो भी वो सप्लाई, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो वो सप्लाई हो जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन भी मेंशन किया रखी है कि सप्लाई इज मेड बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, यानी वो चीज का वो बिजनेस करता होना चाहिए। यानी आप वो चीज खरीद के ट्रांसफर करके लीज पे लेके या रेंट पे लेके अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसा कमा रहे हो, तो वो आपकी सिक्योरिटीज आपके अंदर सप्लाई कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज उसे कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर ये दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उसको सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। सो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ द सप्लायर इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, या गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं कर रहा है तो भी उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, सैलराइज एम्प्लॉय, जो सैलरी कर रहा है, जो अर्न कर रहा है एम्प्लॉय है, उसको हर महीने जो सैलरी मिल रही है इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ओके, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। और अगर वो कोई गोल्ड भी सेल कर रहा है, इफ ही सेल द इज ओल्ड गोल्ड एज इज नॉट इन द बीइंग ऑफ सेलिंग गोल्ड, वो बिजनेस नहीं कर रहा गोल्ड बेचने का, तो इसलिए उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था हमारे लिए कैटेगरी 1। नाउ कैटेगरी 2, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑल्सो सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत कंडीशंस बता रखी है। फर्स्ट कंडीशन हमें बता रखी है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस शुड बी फॉर द कंसिडरेशन, यानी पैसे के बदले में आपने वो सर्विस परचेज की होनी चाहिए, यानी उसका पैसा आपने चुकाया होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये जो कैटेगरी की बात चल रही है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मे और मे नॉट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द सप्लायर, यानी वो सर्विस अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वो बिजनेस के लिए कर रहे हो या फिर बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो भी ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपका गुड्स में जीएसटी के अंदर आता है। और तीसरी चीज बता रखी है कि अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा।
ओके, इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है कि आप जिससे परचेज कर रहे हो, ओके, यानी जो सेलर है, तो सेलर को आपको जीएसटी पे करना होता है, और सेलर जो है वो आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ कुछ बेचा है 10,000 रुपए का, और मिस्टर वाई क्या करेगा, मिस्टर एक्स को पेमेंट करेगा 10,000 रुपए प्लस उसका जीएसटी, क्योंकि मिस्टर एक्स अपना बिल बना के देगा उसको वाई को कि भाई ये 10,000 रुपए का गुड्स है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, यानी 1,800 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर एक्स को पैसे दे दिए, 10,000 तो दे ही दिए प्लस 1,800 दे दिए। वो 1,800 मिस्टर एक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज सेलर हैज टू पे द टैक्स, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर। लेकिन अगर आप इंपोर्ट सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, यानी फॉरेन से मंगवा रहे हो, तो आपका सप्लायर तो फॉरेन में, वो कैसे पे करेगा, तो वो एज अ परचेजर आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और द रिसिप्टेंट ऑफ द सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तीन चीज आपको सिक्योरिटीज में कैटेगरी 2 के अंदर मेंशन की गई। नाउ कैटेगरी थ्री में क्या होता है, तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हो गया, ओके। So supply includes a few activities specified in Schedule 1. Schedule 1 के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन की गई है। अगर ये एक्टिविटी के बदले में आप पैसा नहीं भी देते हो, यानी विदाउट कंसिडरेशन वो आप ले रहे हो, सप्लाई ले रहे हो, तो वो क्या होगा, वो फिर भी उस सिक्योरिटी में कंसिडर किया जाएगा। एंड दिस एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, ओके। विदाउट कंसिडरेशन के तहत भी आपने पैसा लिया है, या फिर कोई गुड्स ले रखा है, कोई सर्विस ले रखी है, तो भी उसके ऊपर वो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल होगा। और कैटेगरी 4 की बात करें तो इट इज डीम्ड सप्लाई, ऐसे मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई आपको मिला है, दैट इज वो सर्विसेज मिली है, वो गुड्स आपको मिला है। अ फ्यू एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन द शेड्यूल 2 आर ट्रीटेड एज सप्लाई और डीम्ड टू एज सप्लाई, मान लिया जाएगा कि वो आपने गुड्स के तहत वो सप्लाई आपको मिला। तो ये कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 थी। अच्छा, आगे बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है अदर पॉइंट्स इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर द सेक्शन 7। उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे।